खान साहब ये भी कह रहे हैं कि तमाम लीडरों का नाम मेरे समेत ECL में डाला जाए, कोई मुल्क से बाहर ना जाए। खान साहब, मैंने फिर वही वाली बात आ जाएगी कि खान साहब तो इस तरह के स्टेटमेंट्स देते रहते हैं, उनकी कोई वेटेज तो नहीं होती। अभी इन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी है कि जी जो लोग हमला कर रहे थे कोर कमांडर हाउस पे वो ज़्यादातर PMLN के लोग थे, और वो बहुत सारे लोग PMLN के कहने पे, अगर इनके वर्कर PMLN की सुन रहे हैं तो फिर शर्म का मुकाम तो इनके लिए, हमारे लिए तो नहीं है। अगर इनके वर्कर्स PTI के झंडे उठाए हुए लोग PMLN की बात सुने तो अफसोस इनके ऊपर है, हमारे ऊपर तो नहीं है अफसोस। जी असनाद साहब, क्या लग रहा है, अदालतों से रिलीफ तो मिल रही है, आज आलिया हमजा का केस भी डिसाइड हुआ, इमरान खान को भी जितनी सजाएं थी अभी तो मुअत्तल हो चुकी हैं। अली बाकर नजफी साहब ने रिलीफ दिया जी जी, जिनको लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाया गया था, और मिनट्स में ये आया कि जी उनकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो अब वो उम्मीद है कि मिनट्स में जी जो जुडिशल कमीशन के मिनट्स, उनमें जो 2 जजेस को सुपरसीड किया गया, अच्छा, उनमें ये था कि जस्टिस अली बाकर नजफी और जो दूसरे जस्टिस शुजात, उनकी जी लीगल फ्रेटर्निटी एंड जुडिशियल फ्रेटर्निटी। लेकिन अगर उनकी रेपुटेशन ठीक नहीं है तो उनके सामने जस्टिस आलिया ने ये केस लगाए क्यों? वही जस्टिस आलिया नीलम ने, जी बिल्कुल, जी जी, क्यों लगाए? तो वो लगाए और फिर रिलीफ भी मिला, ये भी तो ये भी देखना। तो अब किस बात पे आप एतराज? और ये नहीं तो रेपुटेशन, मेरा ख्याल है कि अब तो जो जिस वजह से अब लाहौर हाई कोर्ट का एक चीफ जस्टिस है, वो ये चेक करके रेपुटेशन नहीं आजकल वैसे लगाएगा। आपके ख्याल में किसकी रेपुटेशन के बुनियाद पे ये केस किसके पास लगना चाहिए? आजकल तो मतीला जन साहब छुट्टियां हैं, जजेस बहुत कम है वहाँ लाहौर हाई कोर्ट में, जो अवेलेबल सीनियर जज होंगे उनके पास लगाया है, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा आर्डर जबरदस्त किया है। आर्डर जबरदस्त, बावजूद इसके कि बकौल आपकी उनकी रेपुटेशन, वो मैं नहीं, पूरा जुडिशियल कमीशन कह रहा है, यूनानिमस कह रहा है। लेकिन ऑर्डर कैसे जबरदस्त कर दिया ये बताएं? ये फिर शोएब साहब से शोएब साहब, आप तो वेलकम कर रहे थे ना जस्टिस आलिया नीलम की एलिवेशन को, बल्कि जस्टिस जो बाकर नजफी है उनके आलिया हमजा के फैसले के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बड़ा जबरदस्त फैसला है, असनाद तो कह रहे हैं। देखें, मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त फैसला किया है और बेहतरीन फैसला किया है। देखें, एक चीज और जहन में रखें, लेकिन जुडिशियल कमीशन का फैसला भी जबरदस्त और बेहतरीन था। नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑनरेबल जजेस, इस जज साहब के मुतालिक ये नहीं था कि कोई फाइनेंशियल खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम है, सॉरी, उनके मुतालिक ये था जो चीज जनरली इनके मुतालिक परसेप्शन है वो ये है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के क्लोजेस्ट समझे जाते हैं। अच्छा, ये कमीशन के रिकॉर्ड में ये चीज लाई गई थी, रेपुटेशन। देखिए ना, कमीशन के रिकॉर्ड से बगैर तो हम बात नहीं करनी चाहिए ना। एक जनरल परसेप्शन, एक जनरल। अच्छा मतीउल्लाह जान, आप देखें इसमें अंदर एक सबक है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट की खिदमत करने वाले मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जिसके ऊपर एक इतराज़ है या इल्ज़ाम है या जो भी है, कि अगर उसको सिर्फ इस वजह से आउट किया गया कि वो किसी की खिदमत गुजारी कर रहे थे, तो मेरा ख्याल है आप उनके लिए भी सबक है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं और इंसाफ देना शुरू करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव चेंज समझा जाएगा उन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से भी जिन्होंने ये फैसला किया, और उसके अलावा भी मेरा ख्याल है कि आगे भी हम ये तवक्को रखेंगे कि इंसाफ में मबनी फैसले होंगे। तो आप ये समझते हैं कि जस्टिस बाकर नजफी को चीफ जस्टिस बनना चाहिए था? देखें, अगर तो आप मेरे से राय पूछे ना, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने सीनियरिटी प्रिंसिपल को मद्देनजर रखना है तो दैट इज प्रॉपर, लेकिन अगर किसी के ऊपर इल्जाम है या इतराज है तो फिर आप उसको बतौर जज क्यों रिटेन करते हैं? चले, फिर कम से कम आप जुडिशियल काउंसिल के जरिए, अगर आप वो कोई चीफ जस्टिस बनने के नहीं है, देखिए दो चीजें हैं, या कॉम्पिटेंस का लेवल प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल इश्यूज है, या आज के फैसले पे तो आप खुश है ना कि बड़ा जबरदस्त फैसला किया आलिया? आज के फैसले पे हम खुश हैं, बहुत अच्छा फैसला है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। करता हूं कि इस पे रूल्स बनाने की जरूरत है कि अगर किसी जज को आप सुपरसीड करते हैं तो वो सुपरसीडेड जज को फिर आप रिटायरमेंट का ऑप्शन की तरफ लेके जाएं, बजाय इस बात के कि वो जज रहने के अहल है, उस चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं है। इसके ऊपर कुछ बहरहाल ये सोचना पड़ेगा। आइन ना तो रिटायरमेंट की ऑप्शन देता है और ना ही जुडिशल कमीशन को उनको बगैर सबूत के इंक्वायरी के हटाने के अख्तियार है जुडिशल कमीशन को 209 के तहत। दोबारा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद चंद दूसरे मामलात। PTI भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और इलेक्शन कमीशन भी। ये मामला क्या है और आने वाले दिनों में क्या पार्लियामेंट कोई हंगामी आइनी तरमीम करने जा रही है और उसके बाद क्या होगा? एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है जिस कानून के जरिए बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले को गैर मुअस्सर करने की एक कोशिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई के फैसले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया था कि इलेक्शन कमीशन PTI को एक सियासी जमात तस्वर करते हुए पार्लियामेंट में उनके जीते हुए अरकान के तनासुब से मखसूस नशिस्तें अलॉट करे, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तौर पर उस फैसले पर अमल नहीं किया। आज जो पटिशन दायर की गई है वो आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है और जो कानून असम्बली में मंजूर किया गया था वो कानून हुक्मरान जमात नून लीग की तरफ से लाया गया था और आमना हसन शेख एडवोकेट मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली हैं। आमना, आप तो मेरे ख्याल में गैर मतनाज़ा मखसूस नशिस्तों पे मुंतखब हुई हैं और ये जो मतनाज़ा मखसूस नशिस्तें थी पंजाब असम्बली में तकरीबन 31 के करीब थी। तो ये जो कानून लाया गया है इसमें आप नहीं समझती कि ये तो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि ये मफादात का टकराव है और सियासी मफाद के लिए पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है एक जंग का ऐलान कर दिया है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। और स्पेशली एज अ लॉयर मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी एक्सप्लेन करना चाहूँगी, काफ़ी दिनों से हर शो पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये जो लॉ है ना तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बल्कि ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी रखा हुआ है। जो आर्टिकल 51(6) का प्रोवाइजो है वो बड़ी क्लियरली कहता है कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स 3 दिन के अंदर अंदर कोई भी पार्टी ज्वाइन करेंगे और दैट विल बी फाइनल। उसमें कोई रिवोक करने की, रिविजिट करने की कहीं कोई ऑप्शन नहीं है। 51(6) का प्रोवाइजो ये कहीं लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को वो उसके जमाती स्टेटस से महरूम कर सकता है? इसमें नहीं, उसमें ये बिल्कुल भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब है तमाम सियासी जमातें जब मुकाबले पे होंगी तो फिर 51 जो है वो नहीं, ये इंडिपेंडेंट लोगों के ऊपर अप्लाई करता है। मैं जो तरमीम की हद तक बात इंडिपेंडेंट के लिए मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती है। यस, मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जो हमने तरमीम की है वो क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। आइन में तरमीम की है? नहीं, इलेक्शन एक्ट में की है। आइन में तो 51 में तो नहीं की। तो हमने सिर्फ एक्सप्लेन किया है। अफसोस की बात है कि 12 जुलाई की जजमेंट के बाद इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल हो जाएगा। मुझे 1 मिनट दे, मैं आपको ऐसी मिसाल देती हूँ। ये ऐसी मिसाल है कि सामने दरवाजा जो है वो काले रंग का है, लेकिन आप मुझे, क्योंकि आप मान नहीं रहे कि दरवाजा काला है, तो मुझे आपको लिख के देना पड़ रहा है कि दरवाजा जबरदस्त। ये तो आपने अच्छा किया, बड़ी वजाहत कर दी कि इस कानून साजी से आइन के आर्टिकल 51 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे कोई असर पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो वैसे ही एक इमोशनल जजमेंट है। ये जजमेंट तो आनी नहीं चाहिए थी ना, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। क्यों, देखिए आप, ये असर इस तरह नहीं पड़ेगा कि उन्होंने ये फैसला दे दिया, इम्प्लीमेंटेशन तो ECP ने करनी है ना उसकी। और अगर ECP, आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल नहीं हो सकता इस कानून के बाद? इन लाइट ऑफ द करंट लॉ तो नहीं बनता ही नहीं है ना। अच्छा, इन लाइट ऑफ द करंट लॉ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन एक्ट के बारे में अपना ऑर्डर दिया ही नहीं, उन्होंने तो आइन की तशरीह की आर्टिकल 51 की। तो मैं यही तो आपने 51 में तो कोई तब्दीली नहीं की। लेकिन तशरीह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर हम 1 मिनट ये फैसला आप करेंगे या सुप्रीम कोर्ट करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन जनरल ज़ियाउल हक पढ़ के करेगा, जनरल बाजवा पढ़ के करेगा, या शहबाज शरीफ पढ़ के करेंगे, या सुप्रीम कोर्ट करेगी? उसकी जो ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक लेटर लॉ जो प्लेन लेटर्स में लिखा हुआ है उसमें बड़ा क्लियरली। चलिए हम बाकी बातों को छोड़ देते हैं, मुझे ये बता दें जब वहां पे 3 डेज लिखा हुआ है, 3 के 15 कैसे हो गए? इलेक्शन कमीशन ने जब एक पार्टी को ही निकाल दिया। That is not interpretation, that is rewriting of the constitution. How can you make 3 into 15? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत कर दी ना उसकी। सुप्रीम कोर्ट में जो टाइम पीरियड दिए होते हैं, जो डेडलाइन दी होती है, उसके लिए आर्टिकल 254 भी है। नहीं, मैं 254 में कहा गया है कि अगर कोई चीज मुकर्ररा मुद्दत में नहीं होती तो सिर्फ इस वजह से गैर आईनी नहीं हो जाती कि वो उस मुद्दत में नहीं। लेकिन